बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसी हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ़ ज़फ़र साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। बीमारी कोई भी हो बुरी है और कई बीमारियां ऐसी हैं बहुत तकलीफ़देह होती हैं। एक बीमारी ऐसी है स्ट्रोक या फालिज जिसे आप कहते हैं कि अगर हम कनाडा के हवाले से देखें तो शायद लाखों लोग हर साल कनाडा में इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और अगर इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर कर ली जाएं तो शायद बेहतरी आ जाती है, वगरना बिल्कुल इंसान जो है वो दूसरों का मोहताज होकर रह जाता है, पैरालाइज हो जाता है। और खुदा रब करीम हर बीमारी से अल्लाह रब करीम जो है हम सबको बचाए। और क्या इस हवाले से होना चाहिए, करना चाहिए इस बीमारी के लिए, इसके तदारुक के लिए डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से मज़ीद डिटेल लेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और स्ट्रोक के हवाले से बड़ी कुछ तो मिसकंसेप्शंस भी हैं और कुछ ऐसा है कि लोग इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जानते भी नहीं हैं। तो ये क्या डिज़ीज़ है स्ट्रोक या फालिज, अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या डिज़ीज़ है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज़ बहुत दफ़ा क्या होता है कि पेशेंट स्ट्रोक का नाम सुन के बोलते हैं, उन कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये दिल की चीज़ है या दिमाग की। लेकिन इसको हम इस तरह समझाते हैं कि स्ट्रोक दिमाग का डिज़ीज़ है, इसमें फालिज होता है। होता क्या है कि ब्लड वेसल्स जो ब्रेन तक जा रही होती हैं, दिमाग तक जा रही होती हैं, उनमें 1 ब्लड वेसल जो है या 2 ब्लड वेसल ऑक्लूड हो जाती हैं, क्लॉट उनके अंदर आ जाता है या वो ब्लीड कर जाती हैं। तो हम्म, उसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो दिल के हार्ट अटैक में होता है, वो बस हार्ट में हो रहा होता है। फालिज या स्ट्रोक वही कॉन्सेप्ट दिल में दिमाग में हो रहा होता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब रीज़न क्या है, किस वजह से ये होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखें, नॉर्मली इसकी वेल नोन कॉजेज़ में ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी वज़न का बढ़ा हुआ होना, खाने में तेल और नमक से भरा खाना खाने की वजह से होता है। इसके अलावा ना एक्सरसाइज़ या चलने-फिरने की कमी की वजह से होता है और इस तरह और भी जैसे सिगरेट हो गई, सिगरेट नोशी हो गई, वेपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं रिस्क फैक्टर। बट एक स्टडी पिछले 10 सालों में मल्टीपल दफ़ा डिफरेंट जगहों में हुई है, उसमें ये पता चला है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है, आउट ऑफ ऑल द एथनिसिटीज़ जितनी एथनिसिटी स्टडी की गई हैं, उनमें ये प्रिडिस्पोज़िशन या रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा आ रहा है हाँ, स्ट्रोक का, जिसके लिए सही है। हम चाह रहे हैं कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि सही। हमारी पाकिस्तानी और इंडियंस हम्म। और बांग्लादेश और इस रीजन की पॉपुलेशन में हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, फालिज वेरी का। राइट। अच्छा, तो कनाडा के स्टेट्स क्या हैं डॉक्टर साहब? जी, तो कनाडा के ना स्टैट्स मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि हर 5 मिनट में 1 आदमी को स्ट्रोक हो रहा है। अच्छा। तो ये प्रेवलेंस है, इस रैपिडिटी के साथ बहुत कम डिज़ीज़ेज़ हैं जो इतनी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। हम्म। इसी तरीके से अ, 1 में से 5 कैनेडियंस यानी 20% कैनेडियंस को अपनी लाइफ टाइम में स्ट्रोक होगा। तो आप एक। अंदाज़ा लगा लें कि 1 इन 5 ऑफ अस को हम्म। स्ट्रोक का एक्सपोज़र है अनलेस हम प्रोटेक्टिव लाइफ़स्टाइल और डाइट और मेडिकेशन की प्रिपरेशन ना करें। तो हम्म, प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है लेकिन 1 इन 5 लोगों को हो सकता है। सही, तो डॉक्टर को एज लिमिट भी डॉक्टर साहब इसमें मतलब लाइक के यंगर लोगों को कम होता है, जो ओल्डर पीपल उनको ज़्यादा होता है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोबारा। देखें, ट्रेडिशनली ना अगर आप मुझसे ये 20 साल पहले सवाल करते मैं जवाब देता कि हाँ, हाँ, ये तो बूढ़ों का डिज़ीज़ है, हम्म। कि 65 इयर्स के बाद होता है। लेकिन अब इसकी प्रेवलेंस यंग लोगों में बढ़ती जा रही है। अब जैसे मैं हाँ। डाउनटाउन में हम्म। सेंट माइकल्स हॉस्पिटल का हेड हूँ स्ट्रोक प्रोग्राम का, तो वी लुक एट आवर नंबर्स कितना लोगों को हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 10 साल के अंदर हम ट्रेंड देख रहे हैं 40s, 50s, इवन 30s की एज के लोग हमारे पास आ रहे हैं। बहुत हम्म। सारे उसमें साउथ एशियन डिसेंट के हैं। तो अप टू डेटा के मुताबिक 15-20% लोग जो हैं वो 65 साल से कम होते हैं। लेकिन ये नंबर पहले 5% था, अब बढ़ता हम्म। जा रहा है, बढ़ता जा हम्म। रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अलामात क्या हैं, किस तरह से पता चलता है कि फालिज हो रहा है? ठीक, तो एक वर्ड हम बहुत स्प्रेड कर रहे हैं आजकल मस्जिदों में, चर्चेज़ में जाके एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, उसको कहते हैं फास्ट, इनको? F-A-S-T।
और वो हम ये एजुकेट कर रहे हैं ताकि लोगों को अगर फास्ट याद रहेगा तो वो एफ से फेस, ए ओके, से आर्म, ओके, एस से स्पीच ओके, और टी से टाइमली। यानी ओके, अगर फेस चेहरे के ऊपर हल्की सी एक साइड चेहरा जो है वो कमजोर हो रहा हो और आपकी स्माइल जो है वो एसिमेट्रिकल हो, यानी आपका चेहरा एक तरफ से कमजोर हो जाए, फेस इसका मतलब है। आर्म, दोनों हाथ आप ऊपर करवाएं और एक हाथ नीचे गिर रहा हो या हल्का सा कमजोर महसूस हो रहा हो, ये अगर आप नोट कर रहे हो तो ये स्ट्रोक हाई रिस्क फीचर है। इसी तरह स्पीच अगर डिफरेंट हो रही हो, बोलने में मुश्किल हो रही हो या लड़खड़ाहट आ रही हो जबान में, ये तीनों चीजें अगर नजर आए तो आखिरी वर्ड जो फास्ट का है वो टी है, कि ये टाइम सेंसिटिव डिजीज है। अगर आप टाइमली पहुंचेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। सही। अच्छा, अब क्या मतलब जैसे आपने कहा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या लोग तो 911 कॉल करते हैं, या आप कोई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो स्पेसिफिकली इसके इलाज के लिए होते हैं, वहां कॉन्टेक्ट किया है? 911 तो जाहिर है फौरी इमरजेंसी है, तो उस हॉस्पिटल की तरफ जाया जाए? जी बिल्कुल। तो होता क्या है कि ना, अभी हमने स्टडीज की हैं पिछले 3 सालों में जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्यों 911 कॉल नहीं कर रहे हम लोग, राइट? तो हमने उसमें ये देखा कि पहली तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इमिग्रेंट पॉपुलेशन में 25% यानी एक में से 4 लोग स्ट्रोक के साइंस आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ओह, उसके बाद जबकि 1 इन 10 यानी बहुत कम लोग हैं जो नहीं आइडेंटिफाई करते जो ओरिजिनली कैनेडियंस हैं, लेकिन हम्म, इमिग्रेंट्स में ये कम है। तो पहला तो ये आइडेंटिफाई फॉरन करना है इस फास्ट वाली ट्रिक से। दूसरा ये कि 911 कॉल करने की शरह 50% है, यानी अगर कैनेडियन लोग, ओरिजिनली कैनेडियन नॉन इमिग्रेंट्स कॉल कर रहे हैं तो हम इमिग्रेंट्स 50% ऑफ द टाइम्स करते हैं कॉल। तो कॉल करनी 911 को है और बैक एंड पे हम लोगों ने सबने एक सिस्टम बनाया हुआ है हर प्रोविंस में, जीटीए में, ओंटारियो में, अल्बर्टा में। और वो 911 के अंदर प्रोटोकॉल अरेंज्ड है कि आपको जब घर से पिक करेंगे तो उनको पता है सिस्टम में कि कौन सा हॉस्पिटल स्ट्रोक सेंटर है और कौन सा नहीं है। और अगर आप उस टाइम विंडो में होंगे जो कि विद इन 4 आवर्स होती है, 4 घंटे के अंदर, तो वो आपको उस टॉप साइट पे ले जाएंगे जो आपके घर से सबसे करीब है। और ये जियोग्राफिकल प्लानिंग सारी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और ये 911 के ईएमएस ऑफिसर्स को पता होती है। तो हम्म, आपका पहला काम है 911 को कॉल करना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें एक किसी को स्ट्रोक हो गया, क्या रिहैब के चांसेस क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं बिल्कुल? ठीक, ये काफ़ी सवाल हम लोगों से पूछते हैं लोग। देखें, ये ना डिपेंडेंट है। किस तरह डिपेंडेंट है कि अगर किसी ने टाइमली 911 कॉल कर ली और वो हम्म, हॉस्पिटल टाइम पे पहुँच गए, तो उनको ट्रीटमेंट मिलती है जो उस क्लॉट को या उस सूजन को कंट्रोल कर लेती है। तो ओके, पहला स्टेप तो इस रिकवरी का ये होता है कि क्या आपने स्ट्रोक को ट्रीट भी किया या नहीं। ओके, ज्यादातर लोग, काफी लोग बाद में पहुंचते हैं, 10 घंटे बाद, अभी मेरा आर्म कमजोर है, शायद ठीक हो जाए, सो के उठूं तो। उसमें क्या होता है कि टाइम डिलेज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइमली पहुंच रहे हैं और आपको ट्रीटमेंट मिल रही है टाइमली, तो चांसेस रिकवरी के ज्यादा होते हैं। हम्म, होता क्या है, जो जर्नी आपने पूछी उसमें ये होता है कि पहले आप इमरजेंसी में आते हो, 911 लेके आती है मेजर स्ट्रोक हॉस्पिटल में, वो ट्रीटमेंट मिलती है, फिर आपको एडमिट किया जाता है, फिर हॉस्पिटल के अंदर आपकी बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही दूसरे या तीसरे दिन से रिहैब की टीम आके आपको असेस और ट्रीट करना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीजें बहुत टाइमली शुरू हो जाती हैं अगर आप टाइमली हॉस्पिटल आ गए। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली इवन ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी शुरू के टाइम थोड़ी बहुत वीकनेस या दूसरी कमजोरियां रहती हैं। उनको रिकवर करने के लिए रिहैब बहुत अच्छा काम करता है। फॉर सही, एग्जाम्पल, नॉर्मली आजकल ये देखा जाता है कि 3 से 7 दिन मरीज हॉस्पिटल में रहता है ट्रीटमेंट मिलने के बाद। उसके बाद उनको रिहैब भेजा जाता है और वो रिहैब जाते हैं। रिहैब में वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ता गुजारते हैं और उसके बाद वो घर आ जाते हैं। अगर ये हम्म, चीजें टाइमली हो रही हो तो ज्यादातर पेशेंट्स 80 टू 95% लेवल तक मैंने देखा है रिकवर कर जाते हैं, अपनी ठीक, प्रायर बेसलाइन तक आ जाते हैं। लेकिन ठीक, अगर इनमें कोई भी गलती होगी डिलेज से रिलेटेड, हम्म, तो फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है, जैसा आपने शुरू ठीक, में बताया था कि ज़िंदगी सही, भर किसी और पे डिपेंडेंट होने सही, का डर रहता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? एक वैसे तो हमने जिक्र कर लिया, ये सारा कुछ हो गया, तो वर्स्ट मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी रीडू हो जाती हैं? अगर वो जैसे अगर हो गया तो फिर उसके लिए फिर मुश्किल है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट हो जाए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखें, स्ट्रोक जो है ना, वो लीडिंग कॉज़ ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ है।
दुनिया की जितनी बीमारियां हैं उनमें लीडिंग कॉज है, नॉर्मली थर्ड में आता है कनाडा में, दुनिया में नंबर वन पे आता है ऑफ डेथ। तो डेथ बहुत लाइकली अगर इसको केयरलेसली लिया जाए। दूसरा ये कि जब हॉस्पिटल में आते हैं तो बेस्ड ऑन पेशेंट की प्रायर हालत, कि डायबिटीज सही टेकन केयर था या नहीं, ब्लड प्रेशर कितना हाई था, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से। लेकिन डिसेबिलिटी के डिपेंडेंट होना लोगों के ऊपर, निमोनिया हो जाना अगर सही तरह ख्याल नहीं रखा गया, क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं टांग में या लंग्स के अंदर अगर सही तरह ख्याल नहीं रखा गया, सही तरह उनको मूवमेंट नहीं दी गई, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं बिकॉज इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। तो ये सारी चीजें डेथ से लेके डिप्रेशन, मोबिलिटी का खराब होना, निमोनिया का होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं एज कॉम्प्लिकेशंस फॉर पेशेंट्स। अच्छा, अभी वैसे तो आपने कहा कि रिहैब जो है 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद 2-3 हफ्ते रिहैब किया और कुछ फॉर द टाइम। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए तो फिर टोटल कितना वक़्त लग जाता है रिहैब में? मतलब महीनों, सालों में लग जाते हैं? जी, तो होता क्या है कि जो बहुत सिवियर टाइप ऑफ स्ट्रोक होते हैं, जो तकरीबन 20 टू 25% मरीजों में होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें टाइमली और अच्छी होने के बावजूद जब पेशेंट 3 हफ्ते के बाद रिहैब से निकलता है, तो वो कंप्लीटली अभी भी रिकवर नहीं हुए होते, उनमें अभी भी और ज़रूरत होती है। तो उसके बाद आउट पेशेंट थेरेपी शुरू होती है, जो कुछ महीने चलती है, जिसमें पेशेंट के घर या तो थेरेपिस्ट आते हैं या वो अपने घर के करीब थेरेपी सेंटर्स में जाते हैं। तो जी हाँ, कभी-कभी पेशेंट्स को साल, डेढ़ साल तक लग जाता है इम्प्रूवमेंट आने तक कि वो वापस से चल सकें। कुछ पेशेंट्स उस टाइम पे भी फिर वॉकर के साथ चलेंगे या कुछ व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाए या टाइमली केयर ना मिली हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फुली रिकवर हो सकते हैं इससे? मतलब जैसे जिनको पता चल गया फ़ौरन आ गए और उनका जो है इलाज शुरू हो गया, तो कंप्लीटली भी रिकवर हो जाते हैं इससे? बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स जो बिल्कुल टाइमली आते हैं और इमरजेंसी में टाइमली आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही होती है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे, वो बताएँगे कि मुझे 1 साल पहले स्ट्रोक हुआ था और आप आइडेंटिफ़ाई भी नहीं कर सकेंगे। तो ये डेफ़िनिटली पॉसिबल है, बट कंडीशन क्या है कि पेशेंट जो है वो टाइमली आए, टाइमली उसको सारी ट्रीटमेंट मिले, कॉम्प्लिकेशन से मिनिमाइज़ किया जाए। तो काफ़ी सारे मरीज़ों में ये पॉसिबिलिटी है। ठीक। अच्छा, एहतियाती तदाबीर क्या हैं? जैसे मतलब आपने बताया डायबिटिक हैं लोग या ब्लड प्रेशर जिनको है, अगर वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो यही काफ़ी है उनके लिए, कुछ और भी करना चाहिए उन्हें? देखें, आपने जो बात कही ना, वो अप्लाई रेगुलर लोगों पे तो करेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानीज़ और इंडियंस हाईएस्ट रिस्क प्रोफाइल में आते हैं। जब हम लोग बैटरी ऑफ टेस्टिंग कर रहे होते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग की, तो अगर कोई साउथ एशियन है, तो उनको हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर एथनिसिटी, बिकॉज़ वी नो कि उनका इतना ज़्यादा रिस्क है। तो उस तरह के पेशेंट्स में यानी साउथ एशियंस में एक्चुअली ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स करने होते हैं, जो एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल और मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है कि पेट का निकल आना, अ, उस चीज़ों के ऊपर ख़्याल नहीं रखते, खाने-पीने की, एक्सरसाइज़ की वाली चीज़ों में। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ही रह रहा है, उसको उतना पहले ख़ैर नहीं कर रहे जब तक कोई मेजर बीमारी नहीं हो रही। तो अगर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये किया, उनको माइनर सा एक इवेंट हुआ, क्लिनिक में आए, हमने उन्हें वार्न किया एंड दे चेंज्ड देयर लाइफ़स्टाइल। उसके बाद वो इस बीमारी के खतरे से बाहर अपने आप को निकाल लेते हैं, अगर वो दवाइयाँ, एक्सरसाइज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और सॉल्ट को कम करना अपने डाइट में, जो चटपटे खाने हैं उनको एक मैनेज लेवल पे लाना, ये वाली चीज़ें अगर अच्छी तरह वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो हो गया, मतलब जैसे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, तो क्या इनके लिए भी कोई ऐसे टेस्ट हैं जो मतलब स्टार्ट में लोगों को पता हो कि यार ये आप इसकी तरफ प्रोन हैं, आपको हो सकता है? ऐसे कोई टेस्ट हैं इसके लिए, फालिज के लिए, स्ट्रोक के लिए भी? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे रिसर्च अभी जारी है। अभी जो हमने जितनी स्टडीज़ की है ना, उसमें ये पता चल चुका है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग और ओबेसिटी, अगर ये रिस्क फैक्टर्स एक से ज़्यादा ख़ास तौर में हैं, तो फिर 60 इयर्स की एज के बाद आपका चांस कि आप स्ट्रोक या हार्ट अटैक से सफ़र करोगे अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं के नंबर्स में कि ब्लड प्रेशर अगर आपका 150 रह रहा है सिस्टोलिक, तो आपको ख्याल रख करके उसको 120 के करीब लाना है। ये वाले मेट्रिक्स ज़्यादा क्रिटिकल हैं आजकल। हमने असेसमेंट करने की कोशिश की कि क्या अगर हम नेक का अल्ट्रासाउंड जिसमें ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होती हैं,
उनको हर साल कराना शुरू कर दें या अल्ट्रासाउंड हार्ट कराना शुरू कर दें जहाँ से क्लॉट जा सकता है दिमाग तक। लेकिन उसका असेसमेंट का रिजल्ट ये आया कि कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो आरओआई था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मरीज़ों के लिए था, वो था कि वो अपनी मेन एक्सरसाइज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डाइट, स्मोकिंग वाली चीज़ों को अगर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रोक का रिस्क कम हो रहा है। वही राइट डॉक्टर साहब, मैंने कोशिश तो की कि सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएं। कुछ और इन द एंड को मैसेज या कोई चीज़ आप कहना चाहें हमारे देखने और सुनने वालों को? बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि पिछले मैं 5 साल से कनाडा में यूएस से आया था तो यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन है इंडियन पाकिस्तानीज़ की और डिफरेंट जगह के लोगों की, बांग्लादेश अलोंग विद ईस्टर्न यूरोपियंस। और जब मैं इस प्रेवलेंस को देख रहा हूँ बढ़ते हुए, यंग एक लड़का है 44-45 साल का, जॉब पे है, अचानक से आ गया, और उसको मेजर स्ट्रोक हो रहा है और वो शुरू में नहीं आया, घर गया, घर में सोया। तो ये जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ ना कि आप याद रखें कि फास्ट FAST फेस आर्म स्पीच और टाइम, और दूसरा 911 कॉल करते हुए ना इस तरह की चीज में आप कोई केयरलेसनेस नहीं करें। अगर एक आर्म फेस स्पीच चेंज हो रही है, आप 911 कॉल करें ताकि आपकी असेसमेंट हो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो असेसमेंट में आप सेफ आओगे, फिर भी आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी और फिर आप ये एक मेजर स्ट्रोक या फालिज की इवेंट को बचा सकते हो। ये मेरा आपका एक मैसेज है आपकी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आतिश साहब, बहुत शुक्रिया। और यकीनन बड़ी इंफॉर्मेटिव आपने जो है गुफ्तगू की है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंफॉर्मेशन जो है अपने सुनने और देखने वाले तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आतिफ जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इंसान की जो बॉडी है ना ऊपर से बहुत अच्छी, मतलब आप जब देखें बाज़ औक़ात लोग जाते हैं तो उनके हार्ट के वॉल्स 90% तक ब्लॉक होते हैं। वो ज़िंदगी उनकी गुजर रही होती है, पता नहीं चल रहा होता उनको, लेकिन उस तरफ से ज़ाहिर एक हद तक जो है आपका दिल काम करता है। सेम इज़ जो अगर दिमाग के हवाले से भी और दिल के हवाले से भी आपकी एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल करीम ने आपको ज़िंदगी दी, उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़ाहिर है आपको प्रिकॉशंस भी करनी है, एहतियाती तदाबीर भी करनी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको अपना ख्याल और ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे बताया कि 60 to 65 के बाद वैसे ही 5 में से एक शख्स जो है वो इसका शिकार हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, आपके लिए भी ज़रूरी है और आपकी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल करीम हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत दे, अपना ख्याल रखिए, इसलिए कि लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, उनके ताल्लुक आपके साथ ऐसा है। अपना आप ख्याल रखेंगे तो यकीनन आप अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का ख्याल रख रहे होंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्त ज़िंदगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।